हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था सॉल्यूशन और उसके टाइप। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम कई टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन इन परसेंटेज, कंसंट्रेशन इन पीपीएम, कंसंट्रेशन इन पीपीवी, और इनमें क्या क्या रिलेशन होता है आपस में उनको सीखेंगे। ठीक है, किसको बोलते हैं, ठीक, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें क्या करना है, इनमें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक से कि कंसंट्रेशन बोलते किसको है। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक आपका है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट। जो लार्जर अमाउंट का होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो लेस अमाउंट का होगा वो सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व है उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। जैसे अगर हमने कहा कि 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, 1 लीटर वाटर में क्या कर दिया, हमने डिसॉल्व कर दिया। तो जो सॉल्यूशन है हमारा वो कितना बनेगा, हमारा 1 लीटर यहां पर बन गया। ठीक है, तो यानी इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज सॉल्यूशन। और ये ग्लूकोज सॉल्यूशन कितना आपका 1 लीटर, और इस 1 लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन में आपका 10 ग्राम क्या मिला है, ग्लूकोज। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम पर लीटर। ये हो गया। तो यानी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन, या इसका दूसरा नाम है स्ट्रेंथ, ये बोलते हैं। देखो तो थ्योरी इसकी क्या हो जाएगी, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ये क्या बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का ग्राम प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, ग्राम पर लीटर बोल सकते हो आप, या ग्राम लीटर इनवर्स, या बोल सकते हैं ग्राम डीएम माइनस क्यूब बोल सकते हो। ये हो गई। अब यहां पर जो सबसे मेन बात है समझने की, उसको समझना है। ठीक है, क्या है मेन बात, देखो यहां पर। अब हम यहां से आपसे बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूट है हमने उसको मिला दिया सॉल्वेंट में और बन गया सॉल्यूशन। जो हमारा कंसंट्रेशन का टर्म्स है उसको समझना है। देखिए अब आप बताओ, जो सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो भी सब्सटेंस हमारा है वो ग्राम में भी हो सकता है, हमने ग्राम में ले लिया, मतलब मास में, इसका मास ले सकते हैं। 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम एथिल अल्कोहल, सॉरी 10 ग्राम यूरिया हो गया, 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया, है ना, 5 ग्राम सुक्रोज हो गया। ऐसे करके आप मास में लिया सॉल्यूट। आप एमएल में ले सकते, मतलब वॉल्यूम में भी ले सकते। इसका अमाउंट जो होगा आपका वॉल्यूम भी हो सकता है, आपका अमाउंट मोल में भी हो सकता है, आपका जो अमाउंट है ग्राम इक्विवेलेंट में हो सकता है। ठीक है, मतलब आपका मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, मोल में हो सकता है, और ग्राम इक्विवेलेंट में भी हो सकता है। साथ में जो सॉल्वेंट है, ठीक है, तो सॉल्वेंट में दो हम ले सकते हैं, है ना, सॉल्वेंट का हम वॉल्यूम ले सकते हैं और सॉल्वेंट का क्या ले सकते हैं, मास भी ले सकते हैं। यानी मास में बना हुआ सॉल्यूशन और वॉल्यूम में बना हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो सॉल्वेंट की फेज होती है वही सॉल्यूशन की फेज होती है, आप ये जानते हो। तो अगर वॉल्यूम में होगा तो वॉल्यूम में बना हुआ सॉल्यूशन होगा, उसकी भी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी। मास बना सॉल्यूशन है, उसकी भी कंसंट्रेशन होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वॉल्यूम में जो बना हुआ सॉल्यूशन होगा उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, और जो मास में बना हुआ सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो भी आपका मास बना हुआ सॉल्यूशन होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। इसका एग्जांपल
जैसे वैल्यूम में बना हुआ सॉल्यूशन है उसकी हमें नॉर्मेलिटी भी निकलेगी, मोलरिटी भी मिलेगी, ठीक है, मास वैल्यूम परसेंटेज भी होगा। तो ये क्या होगा, वैल्यूम परसेंटेज होगा, कंसंट्रेशन हमारी जो है। तो ये जो कंसंट्रेशन होंगी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। क्यों होंगी, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड हो जाएगा, तो वैल्यूम उसका चेंज हो जाएगा। अगर वैल्यूम चेंज हो रहा है तो नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ठीक है, मास वैल्यूम परसेंट और वैल्यूम परसेंटेज ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मास में बना हुआ कोई सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मोलरिटी हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, मास परसेंट हो गया, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। क्वेश्चन आया भी यहां से, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आया है इसमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है क्या बताइए, नॉर्मलिटी, मोलरिटी या मास वैल्यूम परसेंटेज टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये स्पीशीज क्या होगी हमारी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, और ये क्या होंगे हमारे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। बोल बात समझ आ गई। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है तो नॉर्मलिटी। तो बस ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूट है हमारा वो क्या ले रहे हैं और किस में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। देखो तो नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन है और इसमें जो सॉल्यूट मिलाया गया है वो क्या लिया गया है, ग्राम इक्विवेलेंट लिया गया है, ठीक। मोल में लेते उसका नाम दूसरा हो जाता है, मास में लिया उसका नाम दूसरा हो गया। मास में लिया तो क्या बोल दिया हमने, स्ट्रेंथ बोल दिया। हमने ग्राम इक्विवेलेंट लिया तो बोल दिया नॉर्मलिटी। मोल ले लेते तो बोल देता मोलरिटी। अगर यहां पर जो वैल्यूम लिया पर लीटर वैल्यूम या पर केजी सॉल्वेंट होता तो बन जाता आपका मोलरिटी हो जाता। एक एक को सीखेंगे हम लोग, ठीक। तो देखो तो नॉर्मलिटी इक्वल हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, वैल्यूम इन लीटर। तो लिख सकते हैं हम ये बेटा, नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा W अपॉन E अपॉन हो जाएगा वैल्यूम। इसको लिख सकता हूं स्मॉल w अपॉन कैपिटल E इंटू क्या हो गया V। वैल्यूम किसमें है, लीटर में, इन लीटर। अगर मान लो इफ वैल्यूम इन ml, किसमें हो, ml में हो, तो नॉर्मलिटी इक्वल में लिख सकता हूं स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा E इंटू क्या हो जाएगा V इन ml। वैल्यूम किसमें होगा, ml में। तो ये एक फार्मूला बन गया, यहां पर क्या बन गया हमारे पास, फार्मूला। इस फार्मूले में स्मॉल w क्या है, वेयर इज स्मॉल w, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट हो गया बेटा, क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। कैपिटल E बराबर क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, किसके लिए हो गया, सॉल्यूट के लिए हो गया। और V इक्वल क्या हो गया, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना सिंबल है, कई लोग अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, कई सारी बुक में है अलग अलग दिए रहते हैं, परेशान नहीं होना, अपने सब सिंबल ले लेना, काम चलेगा उसमें, ठीक। बस याद रखना है। अब देखो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करने पर हमें कैपिटल E यानी इक्विवेलेंट मास की रिक्वायरमेंट होगी। अब इक्विवेलेंट मास की रिक्वायरमेंट होगी, हम इसे कैसे निकालते ये भी सीखेंगे। तो देखो अभी मैंने आपसे कहा था जो सॉल्यूट है हम उसी को मिलाते हैं, किसमें, सॉल्यूशन में कितना मिला हुआ है, और जितना भी आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन में मिला होगा वही उसकी नॉर्मलिटी होगी या तो मोलरिटी होगी, या मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन होगी। अगर हमने ग्राम इक्विवेलेंट मिलाया है तो हो जाएगी नॉर्मलिटी। सॉल्यूट जो होगा वो क्या हो सकता है, सॉल्यूट हमारा एलिमेंट हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, आप इसको डिसॉल्व कर रहे हो, ये हो सकता है। या तो हो सकता है हमारा एसिड हो सकता है ये, या तो बेस हो सकता है, या तो साल्ट हो सकता है, या तो हम आयन ले लेते हैं, है ना। और या कोई ऐसा सॉल्यूट है जिसको मैं रिएक्शन कराया तो हो सकता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही हो या रिडक्शन रिएक्शन हो रही हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे KMnO4 है, इसका हमें क्या करना है, इक्वल मास निकालना है।
एसिडिक मीडियम में कितना होगा, बेसिक मीडियम में कितना होगा, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में कितना होगा, तो ये हमें निकालने के लिए होता है। तो देखो अपने दिमाग में रख लो कि हमें क्या करना है कि जो सॉल्यूट होगा या तो एलिमेंट होगा, एसिड होगा, बेस होगा, साल्ट होगा, तो आयंस होगा, इन्हीं का हम क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलर मास, और डिवाइड हम उसे करते हैं, एलिमेंट होगा तो क्या करेंगे, वैलेंसी डिवाइड करेंगे। देखो आगे देखते हैं हम लोग, गड़बड़ कर दी यहां से, यहां से करो फिर से, चलो कोई नहीं, काटना पड़ेगी इतना, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर दो। देखो तो V इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब देखो जो नॉर्मलिटी है उसके कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको याद रखना। जैसे कहेगा सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। तो जो नॉर्मलिटी है इनकी, ठीक है, नॉर्मलिटी ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कितनी होती है, n/2, आप इसको लिख सकते हो 0.5 n। नॉर्मलिटी ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन कितनी होती है, n/10 होती है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.1 n लिख सकते हो। नॉर्मलिटी ऑफ सेंटी नॉर्मल की कितनी होगी, n/100 होता है आपका, तो 0.01 n भी लिख सकते हो आप। नॉर्मलिटी ऑफ मिली नॉर्मल सॉल्यूशन कितना लिख सकते हो आप, n/1000 लिखा रहेगा, या तो लिखा रहेगा 0.01 n। ये हो गया। जब भी हम नॉर्मलिटी की क्वेश्चन करेंगे तो ये टर्म्स हमको यूज करने होंगे, लिखे रहेंगे थ्योरी में कि डेसी नॉर्मल है, सेंटी नॉर्मल है, मिली नॉर्मल है। तो जब भी बोलेगा मिली नॉर्मल तो कितनी होगी नॉर्मलिटी, 1/1000, आप इतना लिख सकते हो। फिर देखो जब भी हम नॉर्मलिटी क्वेश्चन करेंगे तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल E इंटू V इंटू 1000, मतलब हमें कैपिटल E की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इक्विवेलेंट मास की रिक्वायरमेंट होगी। तो इक्विवेलेंट मास किसका हम निकालेंगे, सॉल्यूट का निकालेंगे। और जो सॉल्यूट है आपने उसको कहां मिलाया था, सॉलिड मिलाया था, तभी सॉल्यूशन बना था। सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्यूट जो भी आपका सब्सटेंस है वो आपका हो सकता है एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, साल्ट हो सकता है ना, कोई आयन हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई आयन हो सकता है। और या तो ऑक्सीडाइजर हो सकता है या तो रिड्यूसर हो जाएगा, ऑक्सीडाइजर होगा या तो रिड्यूसर होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इनके अलावा नहीं होगा। तो जब भी हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास हम इन्हीं का निकालेंगे। तो इनके लिए स्पेशल क्या फार्मूले हैं, सब में चाहे एलिमेंट का निकाले, चाहे एसिड निकाले, चाहे बेस का निकाले, चाहे साल्ट का निकाले, आयंस के निकाले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाले, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट, सबका मोलर मास की रिक्वायरमेंट होती है। तो मोलर मास किसको बोलते हैं, ठीक है, मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, तो बस सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका सब्सटेंस होगा, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट, जितने भी एलिमेंट हो उसमें, उन सब का एटॉमिक मास सम कर दीजिए, ठीक है। सबका आप एटॉमिक मास सम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मोलर मास मिल जाएगा, है ना। सपोज करिए हमें क्या निकालना है, H2O का मोलर मास निकालना है, तो हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना होता है 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और दूसरा क्या है ऑक्सीजन 16, टोटल मोलर मास कितना हो गया इसका 18 आ जाएगा। बोल बात समझ आ गई। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए फार्मूले हमारे पास है, इन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसका किस निकालेंगे, देखो हमने आपसे बताया एलिमेंट हो गया, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, साल्ट हो सकता है, आयन हो सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। जब हम एलिमेंट का निकालेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसीज डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। एसिड का जब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास तो क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। वो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जितने भी आपका H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है उनसे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास ऑफ बेस, बेस का हम क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, और डिवाइड करेंगे उसको नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस से। साल्ट कैसे निकालेंगे बेटा, तो मोलर मास ऑफ साल्ट निकालेंगे अपॉन
जो भी साल्ट है उसमें मेटल होगा और मेटल में क्या होगा, पॉजिटिव वैलेंसी, यानी जो भी मेटल प्रेजेंट होगा उसकी पॉजिटिव वैलेंसी हमको रखना है वहां पर, ठीक है। फिर देखो, अगर हमारे पास कोई आयन है तो उस आयन का पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला मास निकालेंगे और उस आयन पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे यहां पर है CO3 डबल निगेटिव, कितना चार्ज प्रेजेंट है, -2। NH4 पॉजिटिव है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, +1। जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आयंस है उसका इक्विवेलेंट मास निकल आएगा, जाना है। फिर देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ या उसका एटॉमिक मास लिख देंगे, अपान क्या हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो रिलीज करेगा, ठीक है। जितना भी आपका रिलीज करेगा या उसको गेन करेगा, तो वो क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करना, हमें डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। एक दो एग्जांपल देखते हैं, देखो यहां पर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास कुछ सब्सटेंस लिखे हुए हैं और हमें इन्हें क्या करना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। देखो नंबर 1 लिखा हुआ है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इक्वल क्या हो जाएगा, फार्मूला बताया मैंने आपको, मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा, वैलेंसी, ठीक है। तो मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है, 24 होता है। वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम, मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया है यहां पर H2SO4 दिया है, ठीक है। H2SO4 का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, H2SO4 एसिड है तो क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ H2SO4 पहले आप इसको रखेंगे अपॉन नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, एसिड है तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस हो गया हमारे पास, ठीक है। देखो यहां पर तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 1 × 2 + 32 + 16 इंटू कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। कितने H यहां पर है, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 98 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। सॉल्व करेंगे 49 हो गया। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे 49 मिल गया। अगला क्वेश्चन यहां पर है बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक साल्ट दिया है CaCl2। तो आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया था, एक बेस दिया था CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेटा देखो, तो इसका मोलर मास हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ OH निगेटिव आयंस। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है, ये होगा आपका 40 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 + 1 अपान कितना हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपान में कितना कर देंगे, कितने OH यहां पर हैं, 2 हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 40 प्लस कितना हो जाएगा, 34 अपान कितना हो जाएगा, 2। तो ये 4 हो जाएगा, 74 अपान कितना आ जाएगा, 2। तो सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा और 37। इक्विवेलेंट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, ये कितना मिल गया हमारे पास, ये 37। अगला देखेंगे यहां पर, अगला मेरे पास है एक साल्ट है, साल्ट का नाम है CaCl2, ठीक है। और CaCl2 का मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है, साल्ट है। तो साल्ट में जो आपका मेटल होगा उस मेटल की जो पॉजिटिव वैलेंसी उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए यहां पर तो CaCl2 को हम ब्रेक कर सकते हैं Ca डबल पॉजिटिव में और प्लस क्या हो गया, 2Cl निगेटिव। इसकी पॉजिटिव वैलेंसी कितनी आ गई, 2। देखो यहां पर तो इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCl2 इक्वल हमारे पास हो गया, ठीक है। कैल्शियम हो गया 40, सॉरी पहले मोलर मास लिख दिए, क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन, ठीक है, वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव मेटल, पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल आयन,
वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। बेटा देखो, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा यहां पर 40 हो जाएगा प्लस 71 अपॉन 2, 111 अपॉन कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा 5। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCl2 कितना आ जाएगा हमारे पास 55.5 आ जाएगा। ठीक, बात समझ आ गई। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारे पास था, कह रहा है, ठीक है, 5th नंबर कह रहा है कार्बोनेट CO3 डबल निगेटिव। ठीक है, कार्बोनेट का हम कैसे निकालेंगे? कार्बोनेट आयंस रख दिया है हमारा, तो मिल जाएगा यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस। तो आयंस के लिए क्या होता है? मोलर मास ऑफ आयन, जो आयन का मोलर मास यानी फार्मूला मास, सॉरी आप करोगे आप फार्मूला मास ऑफ आयंस। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जितना भी आपका चार्ज है, टोटल चार्ज जो होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। देखिए कार्बन होता है 12 प्लस हो गया ऑक्सीजन 16 इंटू कितना हो गया 3 अपन कितना चार्ज है यहां पर माइनस का 2, हमने 2 कर दिया, साइन नहीं लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस नहीं करना हमें, जो होगा पॉजिटिव में रहेगा आपका। तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 48 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा 60/2। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 30। तो इक्विवेलेंट ऑफ CO3 डबल निगेटिव इक्वल कितना हो जाएगा 30। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन दिया था, कह रहा है 6 नंबर, हमें KMnO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है, वो भी किस में निकालना है? एसिडिक मीडियम में। किस में निकालेंगे? एसिडिक मीडियम में निकालेंगे। देखो, तो पहले हम क्या करेंगे? KMnO4 की रिएक्शन कराएंगे, किससे? एसिड से कराएंगे। तो KMnO4 और प्लस हमने एसिड लिया H2SO4 और रिएक्शन कराया, तो जो KMnO4 है H2SO4 से रिएक्शन करेगा और बनाएगा K2SO4 बनाएगा, साथ में बनाएगा MnSO4 बनाएगा और बनाएगा H2O बनाएगा। ठीक है, और हमें अगर पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो पहले हमें आयनिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और आयनिक इक्वेशन में लिखने में पहले जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं जो आयनिक फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देंगे, और इक्वल जो हमारे मतलब जो सेम दोनों साइड में जो सेम हमारे आयंस है उन्हें छोड़ देंगे। कट नहीं करना, छोड़ना है। देखो समझना यहां पर, तो ये लिख सकते हैं हम K पॉजिटिव प्लस MnO4 निगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल निगेटिव गोज टू 2K पॉजिटिव प्लस SO4 डबल निगेटिव प्लस Mn डबल पॉजिटिव प्लस SO4 डबल निगेटिव और प्लस क्या हो जाएगा H2 ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अगर हम सबको छोड़ेंगे, देखो K पॉजिटिव इधर भी है इधर भी है, ठीक, H पॉजिटिव नहीं है उधर, SO4 इधर भी है और SO4 इधर भी, इनको छोड़ देंगे। बचा क्या हमारे पास? MnO4 निगेटिव प्लस मिला हमारे पास H पॉजिटिव और मिल गया यहां पर Mn डबल पॉजिटिव प्लस क्या हो गया H2। ठीक है, ये नंबर भी छोड़ दें क्योंकि बैलेंस करना है हमको। ठीक है, बैलेंस कर लो। Mn 1 है, यहां भी 1 है, O कितने 4, यहां पर 1 है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए? यहां पर 1 है, यहां पर 4 2 जा 8। चार्ज देख लेते हैं, इधर टोटल चार्ज कितना है? माइनस का 1 है और प्लस का 8 है। तो देखो माइनस का 1 प्लस का 8 कितना आ गया? प्लस का 7। इधर कितना चार्ज टोटल है? प्लस का 2। या तो इधर भी प्लस का 2 हो जाए तब इक्वल हो जाएगा, या तो इधर भी हो जाएंगे। ठीक है, प्लस का 5 और बढ़ जाए तो प्लस देखो नहीं बढ़ सकता है, प्लस वाला कम हो सकता है, माइनस वाला बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं। इसको हम फर्स्ट ईयर में सीखे थे, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन में। तो क्या करेंगे हम यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का चार्ज है तो माइनस का 5 हो गया, तो प्लस का 2 इधर हो गया बेटा, प्लस का 2 इधर हो गया। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, जो आपका है इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। देखो ध्यान से देखिए, तो इक्विवेलेंट
mass of KMnO4 in एसिडिक मीडियम में। बेटा देखो तो क्या निकालेंगे हम, मोलर मास ऑफ KMnO4। पहले हम KMnO4 का मोलर मास निकाल लेंगे, अपान क्या हो जाएगा, ठीक है, ये गेन कर रहा है कि रिलीज कर रहा है, गेन कर रहा है ना, ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। चलिए मोलर मास निकालो बेटा। पोटेशियम होता है 39 प्लस मैग्नीशियम कितना होता है 56, और ये कितना होगा 16 इंटू कितना कर दो 4 अपॉन कितने हैं आपके यहां पर 5। तो सॉल्व करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 95 64 अपॉन कितना हो गया 5। सॉल्व कर लो इसको और एक बार, ठीक है, 9 हो जाएगा 9 6 15 159 अपॉन कितना हो गया 5। ठीक, देखो सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, ठीक, 3 टाइम जाएगा, 5 पंजा 5 हो जाएगा, ठीक है, और 5 6 जा 30। तो जो आपका इक्विवेलेंट मास निकला है, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, बेटा कितना आ गया 31.6 आ गया। तो अब आपको ये बताइए, आपको इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका सीख गए। अब जब भी हमारे न्यूमेरिकल में कभी कोई न्यूमेरिकल करेंगे, नॉर्मलिटी निकालना है तो वहां 100% हमें सब्सटेंस दिया होगा और उस सब्सटेंस का हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। सब्सटेंस क्या हो सकता है, आपका एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, साल्ट हो सकता है ना, कोई आयंस हो सकता है। किसी रिएक्शन की बात करेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे। क्लियर, देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। ठीक, देखो यहां पर क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 19.6 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कंटेनिंग 19.6 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी जो हमारा H2SO4 दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है, स्मॉल w कितना दिया है 19.6 दिया है, ग्राम दिया है। कितने डिजॉल्व है 500 ml सॉल्यूशन में, यानी वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml हो गया। अब कह रहा है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी बराबर मुझे फाइंड करना है। तो फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी इक्वल स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा इन ml में हो जाएगा। वॉल्यूम हमारा ml में दिया ही है, ठीक, लीटर में होता 1000 नहीं करते हैं, पर हमको E की रिक्वायरमेंट है। हम E कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ H2SO4 अपॉन कितना हो जाएगा ना H पॉजिटिव, कितने हमारे पास 2, तो कितना निकाला था आप लोगों ने 98/2। सॉल्व करेंगे कितना आ गया था 49, पीछे निकाल चुके हैं ना, भूल गए क्या। आप करोगे इक्विवेलेंट मास निकालना है आपको, मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू क्या करेंगे 4 अपॉन कितने H हैं 2, कितना हो जाएगा 98 अपॉन कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 49। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो वैल्यू दी है उनको रखेंगे। तो नॉर्मेलिटी इक्वल हो गया, W कितना दिया है 19.6 इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना दिया हमारे पास, ये दिया है 49 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 500। सॉल्व करेंगे 0 5 2 10 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम ही जाएगा आपका 0.4, 4 टाइम ही जाएगा तो नॉर्मेलिटी इक्वल हो गया आपका 4 2 8 0.8, कितना आ जाएगा हमारा 0.8 आ जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब इसकी हम यूनिट क्या रखेंगे, देखो यूनिट तो हम n लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी n, या हम लिख सकते हैं, देखो यहां से बनाइए ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स ना, तो ग्राम हो गया इक्विवेलेंट इनवर्स और लीटर इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं, या ग्राम पर इक्विवेलेंट लिख देते हो और लीटर इनवर्स, ग्राम पर इक्विवेलेंट और लीटर इनवर्स। मोलरिटी का अगला टर्म देखते हैं, अगला टर्म जो हमारा कंसंट्रेशन का वो क्या है मोलरिटी। मोलरिटी किसको बोलते हैं, मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर सोल्यूशन। ठीक है,
अब यहां पर हमने सोल्यूट लिया है, अब उसके मोल ले लिए। अभी तक क्या लिया, पहले मास लिया हमने, फिर हमने ग्राम इक्विवेलेंट लिया, और अब हम ले रहे हैं मोल्स को, और मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी जो सॉल्वेंट हमारा है किसमें हमारा है, वॉल्यूम में है। ठीक है, तो देखिए मोलरिटी कुल क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखिए मोलरिटी को हम कैपिटल एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट एन अपॉन क्या हो गया, वी, और मोल्स इक्वल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, यानी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल वी। आप इसको लिख सकते हो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू क्या हो गया, वी। वॉल्यूम किस में है, इन लीटर में है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इफ वॉल्यूम गिवन इन ml, किस में दिया है, ml में दिया है बेटा। तो देखो, तो मोलरिटी इक्वल हो जाएगा स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V। ये फार्मूला हमारा बन गया, और जो वॉल्यूम यहां पर है वो किस में है, इन ml में है। किस में है, ml में है। अब देखो यहां पर क्या है, स्मॉल w क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है, स्मॉल m बराबर क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और कैपिटल V बराबर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब आता है यहां पर यूनिट क्या होगी, अगर मान लो मुझे यूनिट निकालना है कि हम मोलरिटी की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगा, देखो ये मोल्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ये हम क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। ये क्या हो गई, यूनिट हो गई, किसकी हो गई, मोलरिटी की यूनिट हो गई। ओके, चलो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहां पर देखो कितना दिया, मास कितना दिया है, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू दिया है 9.8 ग्राम दिया है, क्या दिया है आपका H2SO4। वॉल्यूम कितना दिया है, 250 ml दिया है। कह रहा है मोलरिटी बराबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फिर देखो, तो मोलरिटी बराबर फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V। अब हमको मोलर मास नहीं मालूम है, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 निकाल लीजिए। कितना होगा, H होता है एटॉमिक मास इसका 2, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन होता है 62 इंटू 4, टोटल सम करेंगे कितना आ जाएगा, 98। आप वैल्यू रख दो, W दिया है 9.8, 1000 अपॉन मोलर मास कितना दिया है 98, वॉल्यूम कितना दिया है 250। सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 0.1 आ जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा 0.4। यूनिट क्या थी हमारे पास, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये क्या मिल गई हमको, मोलरिटी मिल गई। मोलरिटी इक्वल 0.4 मोल पर लीटर लिख दो आप, या हम लिख सकते हैं 0.4 m, ऐसे भी लिखा रहता है, इसको ध्यान रखना है। बोलो बात समझ में आ गई। डाटा दिया होगा और हमको जो फार्मूला है उसी में रखकर सॉल्व करेंगे। अगला टर्म्स देखते हैं हम, यहां पर कह रहा है मोललिटी। ठीक है, टर्म हमारे वही पुराने ही हैं। असदायक कंसंट्रेशन को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम सोल्यूट को चेंज कर रहे हैं तो टर्म बदल रहा है, अब सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे तो टर्म बदल जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या किया, सोल्यूट लिया है, सोल्यूट किस में लिया है, मोल्स में। कहां पर डिसॉल्व कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट में। अभी तक था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए, तो इट इज डिफाइंड एज, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा, स्मॉल m। मोलरिटी किसको बोलते हैं, कि जो मोलरिटी हमारा है, जो सोल्यूट है, उसके नंबर ऑफ मोल्स लिए हमने, और 1 kg सॉल्वेंट में क्या किया हमने, उसको डिसॉल्व कर दिया।
तो क्या मिल जाएगा हमारे, मोलैलिटी मिल जाएगी। तो मोलैलिटी इक्वल होगा स्मॉल एन अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू। ये किस में है, इन केजी में है, किलोग्राम में। फिर से यहां लिख देंगे इफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अगर ग्राम में हो तो, ठीक है, ग्राम में दिया हो तो क्या करेंगे बेटा, तो मोलैलिटी इक्वल हो गया, मोलैलिटी इक्वल स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारी क्या हो गई, मोलैलिटी हो गई। बोलो बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी फार्मूले यानी मोलैलिटी कांस्टेंट बेस पर एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, क्योंकि हर टॉपिक से हमें न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या दिया है, कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। जो एथेनोइक एसिड है वो क्या आपका 75 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व है। चलो देखो स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हमारा, 2.5 ग्राम। ये क्या दिया बेटा, एथेनोइक एसिड। फार्मूला क्या होता है एथेनोइक एसिड का, CH3COOH होता है। किस में डिजॉल्व है, कैपिटल डब्ल्यू दिया है, कह रहा है 75 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व है। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। और कह रहा है मोलैलिटी बराबर फाइंड करना है, मोलैलिटी हमको निकालना है। देखो तो मोलैलिटी बराबर होता है, इक्वल होगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। जो हमारा सॉल्वेंट है अगर ग्राम में है तो 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी स्मॉल एम की। स्मॉल एम है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट क्या दिया हमारे पास, एथेनोइक एसिड। तो हम यहां निकालेंगे मोलर मास ऑफ CH3COOH। देखो कितना होगा, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, 3 का मल्टीप्लाई प्लस 12, ऑक्सीजन 16 प्लस 16 प्लस 1, टोटल सम करेंगे ये आपका आ जाएगा 60। आप वैल्यू रख दीजिए यहां पर, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है, 2.5 दिया है, इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम कितना दिया हमारा 60, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 75। हो गया, सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो 1 पॉइंट से इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहां पर, ठीक है, और 1 0 ये कैंसिल कर दिया तो हो जाएगा हमारा 10/18 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे 18 को तो हो जाएगा 0.5, ठीक है, 5 पता चला जाएगा तो 0.55 आएगा इसका आंसर, मोलैलिटी हो गई इसकी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आगे अगला हम देखते हैं। अगला टर्म्स हमारा है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी और मोलैलिटी लगभग सेम है, बस डिफरेंस क्या होता है कि जो फॉर्मेलिटी हम कब निकालते हैं, हमारे पास कोई दिया है आयनिक कंपाउंड दिया है और उसका एग्जैक्ट फार्मूला मास, सॉरी एग्जैक्ट उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं मालूम हमको, फार्मूला मास है तो यानी फार्मूला जो दिया होगा उससे फार्मूला मास निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेलिटी और मोलैलिटी लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जैक्ट मोलिकुलर मास ऑफ सम सब्सटेंस आर नॉट नोन लाइक आयनिक सॉलिड, इन सच केस देयर फार्मूला मास आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर मास है बस वहां पर हम क्या करते हैं, फार्मूला मास को यूज कर देते हैं, बाकी सब वही रहेगा। यानी हम फॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, और यहां पर फार्मूला मास है तो यानी m डैश लिख दो यहां पर, और वैल्यूम हो गया, किसमें हो जाएगा वैल्यूम, इन लीटर। ठीक, यही फार्मूला हमारे पास किसमें था, मोलैलिटी में था। बस यहां पर इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमें फाइंड नहीं है, इसलिए हम यहां पर किसका यूज करते हैं, फार्मूला मास का यूज करते हैं। ठीक, अगला टर्म देखते हैं। अब हमारे पास कुछ पॉइंट है, इनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो मोलैलिटी और नॉर्मलिटी है, ठीक है, ये चेंज हो जाती है, बट मोलैलिटी परसेंट बाय मास, मोल फ्रैक्शन,
ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, मान लीजिए ये सोल्यूशन है, ठीक है, और कह रहा है ऑन डाइल्यूशन, हम इसे डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब वाटर क्या करें, मिला रहे हैं। ऑन डाइल्यूशन नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन अंडरगो चेंज व्हाइल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, मोल्स एंड मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट डज नॉट चेंज। मतलब अगर कोई सोल्यूशन है, हम उसका डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब वहां पर वाटर इंक्रीज कर देते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। बट उसके जो मिली मोल्स है, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट्स होंगे, वो हमारे क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। देखो कह रहा ना, व्हाइल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट्स, मोल्स एंड मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट डज नॉट चेंज। ये पॉइंट को याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंपटीशन में। एक अंतिम टर्म्स को याद रखना, डेंसिटी, खूब पढ़ चुके, इसको याद रखना है। डेंसिटी की बात क्या है, डेंसिटी की जरूरत कहां पड़ेगी हमें, जो जरूरत है डेंसिटी की वो न्यूमेरिकल में मिलना है। डेंसिटी कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें मास और वॉल्यूम में रिलेशन बताता है। अगर कोई सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी 1 है, कोई सब्सटेंस है, अगर उसकी डेंसिटी कितनी है, 1 है, तो उसका मास और वॉल्यूम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। उसका मास और वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। अगर मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक सॉल्यूशन है ए, ठीक है, या कोई लिक्विड है हमारा ए है, इसकी डेंसिटी कितनी, 1 है, तो अब आप चाहे इसका 1 लीटर ले लो और या 1 kg ले लो, यानी 1 लीटर इक्वल कितना हो जाएगा, 1 kg। बट मैक्सिमम जो हमारे हैं सॉल्यूशन है या जो आपके लिक्विड हैं, इनकी डेंसिटी 1 नहीं होती, या डेंसिटी 1 से कम होगी, या तो 1 से ज्यादा होगी। अगर 1 से कम हुई डेंसिटी, इसका मतलब है कि उसका मास क्या है, कम है, और वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, ठीक है। जैसे पेट्रोल, अगर हम 1 लीटर पेट्रोल लोगे, तो 1 लीटर पेट्रोल में उसका जो मास होगा वो 1 kg नहीं होगा, 1 kg से कम होगा, वॉल्यूम उसका क्या है, ज्यादा है। और अगर हम उसको 1 kg ले लिया, तो 1 kg का वॉल्यूम जो होगा, 1 kg पेट्रोल जो लेंगे हम, उसका वॉल्यूम 1 लीटर से ज्यादा होगा, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल है ना। मस्टर्ड ऑयल अगर आप 1 लीटर लोगे, तो उसका जो मास होगा वो 1 kg से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। 1 लीटर जो होगा उसका मास जो होगा 1 kg से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। अगर 1 से ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम 1 लीटर हम सरसों का तेल लेंगे तो उसका मास 1 kg से ज्यादा होगा, भले ही थोड़ा ज्यादा हो, पर होगा जरूर आपका ज्यादा, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल होता क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये फार्मूला होता है, रिलेशन इसका है, ठीक है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन एक करते हैं। अब आपको डाटा दिया है नॉर्मलिटी का और पूछ रहा होगा मोलरिटी, या तो डाटा दिया होगा हमारा मोलरिटी का और पूछ रहा होगा मोलरिटी। और इसमें तरह क्वेश्चन में हमेशा डेंसिटी दी होती है। डेंसिटी से हम मास ऑफ सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं और मास यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक। देखो यहां पर कह रहा 16 ग्राम H2SO4, स्मॉल w कितना दिया हमारा, 16 ग्राम दिया है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यानी मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, या अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हमारे पास, 100 ग्राम। फिर कह रहा है इट्स डेंसिटी, डेंसिटी भी दे दिया है, डेंसिटी बराबर दिया 1.1094। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। अब कह रहा है मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी इक्वल व्हाट। तो देखो आप, अगर आपसे कहा है कि मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू क्या हो गया, कैपिटल W। ये हो गया। तो बेटा देखो, तो मोलरिटी निकालना है हमको, तो मोलरिटी में स्मॉल w रिक्वायरमेंट है w यहां पर, स्मॉल m की रिक्वायरमेंट है, लो मैं लिखे दे रहा हूं, मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा,
1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 98। चलो ये भी मिल गया मुझको। स्मॉल w बराबर कितना हो गया हमारे पास 98 हो गया, स्मॉल m सॉरी। अब हमको जरूरत है वॉल्यूम की, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अब प्रॉब्लम आ गई ना। तो ये हमारे पास वॉल्यूम नहीं दिया है, ये मास दिया है और इस मास को हमें वॉल्यूम में चेंज करना है। तो देखो डेंसिटी हमारे पास है, डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो डेंसिटी दी है आपकी 1.1094 इक्वल मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100 और वॉल्यूम कितना दिया है अभी? तो वॉल्यूम इक्वल हो गया 100 अपॉन 1.1094। वैल्यू रख देते इसी में। स्मॉल w हमारा दिया हुआ है 16 इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m कितना दिया हमारे पास 98 इंटू वॉल्यूम दिया है 100 अपॉन 1.1094। इसको उल्टा कर दीजिए, पलट जाएगा ना आपका, क्या मिल जाएगा 16 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 1.1094 अपॉन क्या हो जाएगा 100। आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहां पर 16 इंटू 11.094 अपॉन हो जाएगा 98। आप सॉल्व करोगे इसको तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी मोलरिटी इक्वल 1.811। कितना हो जाएगा 1.811। आप सॉल्व कर लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो डेंसिटी जब भी डेंसिटी दिया होगा तो ये समझ जाना कि डाटा दिया होगा नॉर्मलिटी का, पूछ रहा होगा मोलरिटी। ठीक है, डाटा दिया होगा मोलरिटी का, पूछ रहा होगा मोलरिटी या नॉर्मलिटी पूछेगा। ठीक, तो इस तरह हमको चेंज करना आना चाहिए। फिर देखो आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जब भी वर्ड आएगा आप समझ जाना रेशियो निकाला जा रहा है। किस चीज का रेशियो निकाला जा रहा है? मान लीजिए यहां पर मोल फ्रैक्शन है, तो हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे बना है? सॉल्यूट हो गया प्लस सॉल्वेंट हो गया इक्वल क्या हो गया? सॉल्यूशन। ये हमारे पास हो गया। सॉल्यूशन के मोल कितने? स्मॉल n। सॉल्वेंट के मोल कितने हैं? कैपिटल N। सॉल्यूशन के मोल हो गए स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हो गया। अब इस सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी हम इसका रेशियो निकालेंगे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर हम सॉल्वेंट के मोल निकालें, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा। अब दोनों के एक साथ देखो। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द गिवन कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय चाई। कैसे डिनोट करते हैं? चाई द्वारा। देखो, तो हम लिख सकते हैं चाई सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल n, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या हो गया? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया। और अगर मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट हो यहां पर लिख दिया मैंने, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स। ये क्या हो गया? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? इन दोनों का रिलेशन देख लो तो मैं लिख सकता हूं चाई सॉल्यूट प्लस चाई सॉल्वेंट इक्वल टू, देखो स्मॉल n अपॉन क्या हो गया? स्मॉल n प्लस कैपिटल N प्लस क्या हो गया? कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। मैं इसको लिख सकता हूं स्मॉल n प्लस कैपिटल N, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा 1। मतलब एक फार्मूला हमको याद रखना है कि जो चाई सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। तो 3 फार्मूले हो गए। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला हो गया और तीसरा फार्मूला हो गया।
ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी क्या करता है, कंसंट्रेशन को शो करता है। यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, रेशियो निकालते हैं। आपका सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट है, एक आपका सोल्यूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। तो चलिए, यानी किसी एक कंपोनेंट के मोल्स और टोटल मोल्स का जो रेशियो होगा उसे क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, बात समझ आ गई यहां से। चलो फिर अगला देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, उसको करके देखते हैं। यहां मोल फ्रैक्शन का कह रहा है 7.5 ग्राम KCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। जो स्मॉल w है आपका KCl दिया हुआ है, देखो KCl स्मॉल w जो दिया है वो दिया है आपका 7.45 ग्राम 100 ग्राम वाटर में। डिजॉल्व कहां है, वाटर में। वाटर का मास कितना दिया है, 100 ग्राम। ठीक, वाटर का मास कितना दिया, 100 ग्राम दिया है। और कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl सॉल्यूशन, यानी हमको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl निकालना है। व्हाट, तो देखिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा KCl का, K कितना होता है 39 प्लस 35.5, आप सम करो 0.5, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 74। आप यहां पर वाटर का मोलर मास निकालोगे 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 16। तो देखिए, तो इसके मोल्स कितने होंगे, N बराबर होता है W अपॉन M। तो 7.45 अपॉन कितना हो गया, 74.5। सॉल्व करेंगे तो स्मॉल n कितना आ गया हमारे पास, 0.1 हो गया। ठीक है, और यहां पर कैपिटल N इक्वल बेटा हो गया कैपिटल W अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल M। कैपिटल W कितना दिया, 100, ये 18। ठीक, सॉल्व करेंगे, कैपिटल N इक्वल 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। और हमें क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाला, सोल्यूट निकालना था। क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना था। तो फार्मूला देखो क्या होता है, तो चाइस सोल्यूट इक्वल होता है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। देखो स्मॉल n कितना दिया हुआ हमारे पास है, 0.1, स्मॉल n 0.1, ये 5.5। सॉल्व करेंगे 0.1 अपॉन 5.6, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 56। ठीक, सॉल्व करेंगे, चाहे सोल्यूट बराबर, देखो तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 56 है। पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, है ना। 1 टाइम ही जाएगा तो 1 हमने लिख दिया, 56 हो गया 4। ठीक है, और यहां पर होगा 4, 0 बढ़ जाएगा यहां पर 44। ठीक है, तो ये जाएगा 7 टाइम जाएगा आपका। ठीक है, और 3 आ जाएगा, और 3 37, 37। तो इसका आंसर जो हमारा आ गया, चाहे सोल्यूट इक्वल बेटा कितना हो जाएगा, 0.017। ये इसका आंसर हो गया। बोलो, बात समझ में आ गई। तो ये है मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमको, सोल्यूट का पूछा है, सॉल्वेंट का पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर दोनों चीजें पूछी जा रही, उसको देख लीजिए। कह रहा है जब भी ऐसा होगा, दो भी आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट दिए उनको अलग अलग नोट कर देना, अच्छा रहेगा। कह रहा है 90 ग्राम वाटर दिया है, इसका अमाउंट ज्यादा है इसलिए सॉल्वेंट है, तो कैपिटल W कितना दिया है, 90। 4 ग्राम कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। स्मॉल w कितना दिया आपका, 4 ग्राम। और कह रहा है मोल फ्रैक्शन दोनों के निकालने हमें। ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। देखो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी हमको चाहिए, मतलब वाटर का भी चाहिए, और मोल फ्रैक्शन NaOH का भी निकालना है, दोनों निकालने बेटा। ठीक है, आप जानते हैं स्मॉल n यानी मोल्स की जरूरत पड़ेगी हमको, तो इसके मोलर मास कितना हो गया, इसका मोलर मास होता है 18, और इसका मोलर मास निकाल लो, ये हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 40। तो देखो कैपिटल N इक्वल कितना हो जाएगा, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, तो 90 अपॉन कितना हो जाएगा, 18। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5। इसमें देखो स्मॉल n बराबर क्या होगा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। स्मॉल w दिया है 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 आ जाएगा हमारे पास।
अब देखो दोनों अलग अलग करके निकाल लेते हैं। एक बार कह रहा है चाहे सॉल्वेंट निकालना है, निकाल लो। तो चाहे सॉल्वेंट यानी चाहे वाटर इक्वल कितना हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। देखो कैपिटल N कितना दिया बेटा, 5 दिया है, ये 0.1 और प्लस क्या हो जाएगा 5। तो सॉल्व करेंगे तो 5 वन क्या हो जाएगा 5.1। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 50 अपॉन 51। देखो तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारे आ जाएगा 0.980। एक आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा हमारे पास है, कह रहा है कि सॉल्यूट का निकालना हमें, यानी चाहे NaOH जो हमारा है तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n हमारा दिया हुआ है 0.1 अपॉन 0.1 और प्लस कितना है 5। तो 0.1 अपॉन क्या हो गया 5.1। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना हो गया 51। आप सॉल्व करोगे इसको चाहे NaOH इक्वल तो ये हो जाएगा 0.0980 आएगा सॉल्व करके। ठीक, बोलो समझ आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो कंसंट्रेशन है उसको हम परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और परसेंटेज में अगर रिप्रेजेंट है तो थ्योरी इसकी जरूरत नहीं होती है, थ्योरी से ज्यादा जरूरत होती है इसको समझना। ये ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल में हमेशा जो परसेंटेज में दिया होगा उसके सिंबल और दिया क्या है वो जरूरी होता है। बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं और इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें न्यूमेरिकल जरूरत पड़ेगी और न्यूमेरिकल में इसके टर्म को समझने की जरूरत पड़ेगी। तो सिर्फ 3 चीजें हैं। देखो एक आपका दिया होगा, ठीक है, सपोज करिए लिखा है x% और ब्रैकेट लिखा होगा W अपॉन W लिखा होगा। x हमारा वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। लिखा होगा x% W अपॉन V लिखा मिलेगा, ठीक है, x% V अपॉन V लिखा मिलेगा। या तो नहीं लिखा रहेगा तो यहां पर लिखेगा मास परसेंट, मास x%, ठीक है। यहां लिखा रहेगा मास वॉल्यूम परसेंट लिखा रहेगा, यह तो लिखा रहेगा वॉल्यूम परसेंट, ठीक। 3 कंडीशन है, 3 लिखी रहेगी और तीनों में सिर्फ एक ही बात कॉमन है। जब भी लिखा रहेगा, सपोज करिए यहां पर लिखा है 15%, एग्जाम्पल ले लेते ना थोड़ा सा, क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल है 15%, सॉरी अभी ना देखो, अभी देखो इसमें जब भी लिखा रहेगा तो क्या समझना है, यहां पर जब भी परसेंटेज दिया होगा 2 बातें होंगी। एक दिया होगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दिया होगा, और दूसरा होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और कुछ नहीं दिया होगा मास ऑफ सॉल्यूट दिया होगा या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बोल दो, मास ना बोल दो, आप बोलोगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा, ठीक। मास में कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जो भी आपका x होगा वो सॉल्यूट है आपका, x यहां भी x रहेगा और यहां भी x रहेगा, ठीक। परसेंट है तो ये आपका 100 रहेगा, ये भी आपका 100 रहेगा और ये भी 100 रहेगा। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना यहां पर 100, यहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना 100, यहां भी कितना 100, इन तीनों केस में। तो इन साइन का मतलब क्या हुआ, ये जो साइन दिए हैं इनका क्या मतलब हुआ, देखो W अपॉन W होगा तो ये ग्राम में है, ये यूनिट दी है, जो आपको ब्रैकेट में है ये यूनिट है, जो लिखा हुआ है ये यूनिट समझना इनसे, ठीक है। तो ये किसमें हमारा ml में है, किसमें हमारा ml में है ना, सॉरी W अपॉन W है तो ये भी आप किसमें होगा, ग्राम में होगा। देखो ये W और V है तो ये ग्राम में होगा और ये किसमें होगा, ml में होगा। ये V अपॉन V है तो ये भी ml में होगा, ये भी ml में होगा। एग्जाम्पल देखो, अगर यहां लिखा हुआ है 15%, यहां भी दिया है 15% और यहां भी 15% दिया है, ठीक है। ये दिया है W अपॉन W दिया है,
ये आपका W/V दिया है और ये दिया है आपका V/V दिया है। ठीक है, तो देखो, तो अमाउंट ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सल्यूट ये हो जाएगा 15 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा? ये होगा 15 ग्राम हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 ml होगा और ये कितना होगा? 100 ml होगा। देखो, इसकी रिक्वायरमेंट हमको बहुत कम है, बहुत कम वॉल्यूम की, पर न्यूमेरिकल जब आएगा तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट मिलेगी। अब देखो, आप यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। अगर W/W दिया है तो आप मोलरिटी को आसानी से निकाल सकते हो, बट मोलरिटी नहीं निकलेगी। यहां पर आप मोलरिटी निकाल सकते हो, नॉर्मलिटी निकाल सकते हो, है ना, मास वॉल्यूम परसेंट अगर दिया है, पर आप मोलरिटी नहीं निकाल पाओगे। प्रॉब्लम आएगी इसको निकालने पर, क्योंकि हमारे पास यहां पर वॉल्यूम में दिया है और मोलरिटी निकालना है तो हमें किसमें चाहिए? ग्राम में चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, जबकि यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ग्राम में और 1 ml में दोनों यूनिट सेम होगी, तभी हम वहां से मास ऑफ सॉल्वेंट को निकाल सकते हैं। अब इनकी थ्योरी देखो, यहां पर तो कह रहा है नंबर 1 हमारे पास है मास परसेंट है। ठीक है, तो हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वही बात पूरा नहीं आ गई यहां से, ठीक, जो भी मैंने समझाया है। ठीक है, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें डिजॉल्व है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, तो क्या हो गया? मास हो गया। ठीक है, यह है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें डिजॉल्व? हमारा 100 ml में डिजॉल्व है। यहां पर क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें डिजॉल्व है? 100 ml में है। देखो, चेक करो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं? मास परसेंट बोलते हैं। ठीक, मास परसेंट इक्वल हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा? 100। मास वॉल्यूम परसेंट अगर निकालना है मुझे, किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट किसमें? ग्राम, डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। कहां डिजॉल्व है? 100 ml सॉल्यूशन। यहां पर किसमें डिजॉल्व था? 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहां किसमें डिजॉल्व है? 100 ml सॉल्यूशन में। सॉल्यूट किसमें है? ग्राम में। सॉल्यूट किसमें है? ग्राम में है, दोनों में। देखो, मास वॉल्यूम परसेंट बराबर हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर देखो, वॉल्यूम परसेंट V/V दिया होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, किसमें हमारा है? ml में है। डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, ये भी हमारा ml में है और किसमें डिजॉल्व है? 100 ml सॉल्यूशन में। तो वॉल्यूम परसेंट इक्वल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बोलो, बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखो, तो कंसंट्रेशन इन टर्म्स पीपीएम में कंसंट्रेशन कैसे होती है और क्यों निकालते हैं? पीपीएम का पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलीनियम, है ना। अब जैसे मान लो वाटर है, ठीक है, सपोज करिए 1000 ग्राम वाटर है, ठीक है, या 1000 लीटर हमारे पास वाटर है, और 1000 लीटर में हमने क्या किया? उसमें एक दाना चीनी डाल दिया। अब सॉल्यूशन तो बन गया, बस उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी? बहुत कम होगी ना। तो यानी हमारे पास सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है? बहुत ज्यादा है, बट जो सॉल्यूट है बहुत कम है ना। वाटर में हमारे पास मिनरल्स होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, अगर हमें उनकी कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है, तो क्या करते हैं? पार्ट्स पर मिलीनियम निकालते हैं, पीपीएम में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? पीपीएम में। मान लो आपके पास एक टब है, टब में खूब सारा पानी भरा है, एक दाना आपने नमक का डाल दिया, तो नमक का एक दाना अगर पड़ गया तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? हम उसकी नॉर्मलिटी निकालेंगे, मोलरिटी निकालेंगे? नहीं, इसकी निकालेंगे हम पीपीएम में कंसंट्रेशन निकालेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट यहां पर बहुत ज्यादा है और जो सॉल्यूट क्या हमारे पास बहुत कम है। तो क्या होता है? देखो, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन, ठीक है, 10⁶ पार्ट बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें अगर डिजॉल्व है तो वो कंसंट्रेशन किसमें होती है? हमारी पीपीएम में होती है। तो पीपीएम यानी कंसंट्रेशन इन पीपीएम इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा? 10⁶। ये किसमें हो जाएगा? मिलियन में हो जाएगा। बिलियन में होगा तो बिलियन का मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रिलियन में होगा ट्रिलियन में कर लेंगे हम लोग। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ फॉलोइंग। अभी तक हम लोगों ने क्या किया?
नॉर्मलिटी पढ़ा, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज ऑफ यानी कंसंट्रेशन टर्म इन परसेंटेज हो गया। अब आता है डाटा भी दिया था नॉर्मलिटी का और नॉर्मलिटी पूछ रहा था, डाटा दिया था मोलरिटी का, मोलरिटी पूछा। अब डाटा दिया होगा नॉर्मलिटी का, पूछेगा मोलरिटी, डाटा दिया होगा फॉर्मेलिटी का, पूछेगा नॉर्मलिटी। तो डाटा ये जो दिया है तो इसके लिए क्या है हमारे पास रिलेशन है, तो रिलेशन को सीखेंगे। ठीक है, तो हमको 5 रिलेशन इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, मोलरिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होगा, मतलब मोलरिटी दिया होगा मोलरिटी पूछ रहा होगा, ये तो मोलरिटी दी होगी मोलरिटी पूछ रहा होगा। मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, फिर मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। वैल्यूम, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, इनका जो रिलेशन होगा इनको हम सीखेंगे। ओके, चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 देखिए, तो पहला रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। देखो बहुत सिंपल है, तो नॉर्मलिटी इक्वल होता है, हम लोगों ने पढ़ा था स्मॉल w अपॉन कैपिटल A इंटू V इंटू 1000। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा हो गया हमारे पास मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू क्या हो गया V। इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट से क्या करो, इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा n अपॉन हमें क्या मिल जाएगा m। इस वैल्यू को रखेंगे तो स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा कैपिटल A इंटू कितना हो जाएगा V, अपॉन हो जाएगा स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल B। नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होता है, पलट जाता है, आप पलटा दीजिए इसको। तो कैपिटल N अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल M इक्वल हो जाएगा स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल E इंटू कितना हो गया V इंटू ये ऊपर चला जाएगा स्मॉल m इंटू V अपॉन कितना हो जाएगा स्मॉल w इंटू 1000। देखो स्मॉल w से स्मॉल w कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, वैल्यूम से वैल्यूम कैंसिल, तो रिलेशन क्या मिल गया n अपॉन m इक्वल स्मॉल m अपॉन कैपिटल E, ये हमको मिल गया। देखिए तो ये रिलेशन हो गया। मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, नॉर्मलिटी इक्वल क्या हो जाएगा मोलरिटी इंटू मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा E। ठीक है, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। अब ध्यान रखना है यहां से तो ये फार्मूला बन गया। तो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, ठीक है, आपको मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन निकालना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मोलरिटी दी है और मोलरिटी पूछ रहा है। देखो यहां पर तो आपके पास हो गया मोलरिटी इक्वल, मोलरिटी इक्वल होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास है मोलरिटी। देखो तो हम यहां वैल्यूम इक्वल लिख सकते हैं। वैल्यूम इक्वल क्या हो गया स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन हो गया स्मॉल m इंटू मोलरिटी। ठीक, अगला देखो दूसरा, ये इक्वेशन आपने इसको फर्स्ट मान लिया। दूसरा हमारे पास है मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू क्या हो गया 1000। ठीक, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल W, इसको यहां ले आए, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाल लिया, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल m इंटू मोलरिटी। ठीक, ये काम हो गया। इसको इक्वेशन क्या बोल दिया, सेकेंड बोल दिया, है ना। अगर मुझे निकालना हो, मैं कह दूं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या लिख सकता हूं स्मॉल w प्लस कैपिटल W लिखा जा सकता है। बेटा देखो स्मॉल w तो आपका स्मॉल w ही रहेगा आपका, ठीक है, और कैपिटल W में ये वैल्यू रख सकता हूं, तो स्मॉल w इंटू कितना हो जाएगा 1000 अपान हो जाएगा स्मॉल m इंटू क्या हो जाएगा मोलरिटी। लरिटी हो गया। अब देखो थोड़ा सा यहां मैं चेंज कर रहा हूं,
स्मॉल w ले लिया, मैंने इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया और स्मॉल m का मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 का डिवाइड कर दिया और स्मॉल m का भी डिवाइड कर दिया, तो कुछ चेंज हुआ नहीं। प्लस स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा स्मॉल m इंटू मोलैलिटी हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखो, अब मैंने यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 को मैंने कॉमन कर दिया, तो बचा क्या, देखो यहां पर बचा हमारे पास स्मॉल m अपॉन 1000 बचा, प्लस ये तो बचा नहीं, 1 अपॉन क्या मिला हमें, मोलैलिटी मिल गया। ठीक, अब देखो ये मिल गया हमको, ये हुआ इक्वेशन, इसको आप मान लीजिए थर्ड मान लीजिए। ठीक, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। अब इस फार्मूले पर इनको लिखना, एक आपको वॉल्यूम मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो तो डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं d द्वारा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन जो अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल w इंटू 1000 अपॉन m, ठीक है, और m अपॉन 100 निकल लेते हैं, w इंटू 1000 अपॉन m ब्रैकेट में m अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलैलिटी। देखो यही हमारे पास है, रख दिया हमने, और मोलैलिटी में वॉल्यूम हमने निकाला था यहां पर, तो वॉल्यूम इक्वल कितना है उसको रख देंगे, ठीक, अपॉन वॉल्यूम कितना था, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू मोलैलिटी। ये हो गया हमारे पास। देखो ये स्पीसीज और ये स्पीसीज सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन मोलैलिटी चेंज होगा तो 1 अपॉन में हो जाएगा, ठीक है, तो ये कहां चला जाएगा, आपको ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो देखो तो डेंसिटी इक्वल हो जाएगा मोलैलिटी, ठीक, इंटू स्मॉल m इंटू 1000 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा मोलैलिटी। ये हमारे पास रिलेशन बना। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, आप मोलैलिटी को निकाल दो, मोलैलिटी इक्वल डेंसिटी अपॉन m अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलैलिटी। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। आप देखो यहां पर, आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, इतना रिलेशन हो गया, आप यहीं से आप छोड़ सकते हो, क्या सॉल्व हो गया, सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मोलैलिटी इक्वल, ठीक है, आप यहां एलसीएम ले लो इसको, तो d अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम आपने लिया था कितना, 1000 इंटू मोलैलिटी, आपने एलसीएम लिया, तो यहां पर हो जाएगा m इंटू मोलैलिटी और प्लस कितना हो जाएगा 1000, ये फ्रैक्शन पलटेगा आपका, तो क्या मिल जाएगा, मोलैलिटी इक्वल d इंटू 1000 इंटू मोलैलिटी अपॉन, ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको, m इंटू मोलैलिटी और प्लस क्या हो जाएगा 1000। ये इसका क्या हो गया, रिलेशन हो गया, किस में रिलेशन हो गया, मोलैलिटी में, और मोलैलिटी रिलेशन हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। बेटा देखो यहां पर, तो मोलैलिटी इक्वल क्या हो गया, स्मॉल n अपॉन क्या होता है, कैपिटल W, आप इसको लिख सकते हो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000।
आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। और जो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो पढ़ चुके हैं हम लोग, होता है आपका स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपने पढ़ा है कैपिटल N अपॉन क्या हो गया, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड। देखो तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन थर्ड से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N अपॉन कैपिटल N अपॉन क्या हो गया, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आएगा आपको सॉल्व होकर, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बेटा देखो स्मॉल n अपॉन क्या हो गया यहां पर, कैपिटल N। अब कैपिटल N इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कैपिटल N इक्वल होता है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो वैल्यू रख दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल स्मॉल n अपॉन, ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। M कहां चला जाएगा, आपको ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो गौर से, आप इतनी चीज को क्या लिख सकते हो, आप मोलैलिटी लिख सकते हो, ठीक है। यानी देखो n अपॉन W, या अगर हमको और सॉल्व करना है तो हमने क्या किया, यहां पर आपने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 क्या कर दिया, आपने डिवाइड कर दिया, ठीक। तो देखो क्या मिल जाएगा हमको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल, ठीक है, और n की जगह हम लिख सकते हैं n इक्वल होता है हमारे पास स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। वैल्यू रख दीजिए, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ठीक है, इंटू आप क्या कर सकते हो 1000 इधर ले आओ, इंटू m अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 होगा। और इतनी जगह पर ये जो आपका लिखा है w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी लिख सकते हैं। बेटा देखो यहां से, ठीक है, तो चाई सोल्यूट अपॉन क्या हो गया, चाई सॉल्वेंट इक्वल मोलैलिटी इंटू कैपिटल M अपॉन क्या हो गया 1000, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं मोलैलिटी इक्वल, ठीक, चाई सोल्यूट अपॉन चाई सॉल्वेंट इंटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल M। ये क्या मिल गया हमको, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन मिल गया। ध्यान रखना है, डाटा दिया होगा मोलैलिटी का और पूछेगा क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन दिया है, पूछ सकता है आपको मोलैलिटी पूछ लेगा, ठीक। तो ये रिलेशन है, हमको इनको क्या करना है, याद रखना है। अगला देखो, अगला कह रहा है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, अब हम पढ़ेंगे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। देखेंगे तो मोलैलिटी को पढ़ा था हम लोगों ने अभी 1000 इंटू मोलैलिटी अपॉन d इंटू 1000 माइनस m इंटू मोलैलिटी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था मोलैलिटी इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये पढ़ा था। इक्वेशन सेकेंड, आप इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू कहां रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, तो मिल जाएगा हमको यहां पर चाई सोल्यूट अपॉन चाई सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन ms इक्वल 1000 इंटू मोलैलिटी अपॉन d इंटू 1000 माइनस m इंटू मोलैलिटी। देखिए 1000 से 1000 कैंसिल, और जो लिखा है इसको आप उल्टा लिख दीजिए, ठीक है। देखो हम क्या लिख देंगे यहां से, चाई सॉल्वेंट इंटू ms अपॉन हो जाएगा
चाइस सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये भी आपको उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा D इंटू 1000 माइनस M इंटू मोलरिटी अपॉन क्या हो जाएगा मोलरिटी। ठीक है, देखो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से D इंटू 1000 दिया है, ठीक है, तो चाई सॉल्वेंट इंटू MS अपान दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये दोनों के अपन नहीं होगा, तो D इंटू 1000 अपान हो जाएगा मोलरिटी, ठीक, माइनस M इंटू मोलरिटी अपान हो जाएगा मोलरिटी। तो मोलरिटी से मोलरिटी क्या हो गया कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमको D इंटू 1000 अपान ये, देखो यहां से, तो मिल जाएगा हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू MS अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये M इधर प्लस में है, माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, M इक्वल D इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा मोलरिटी। देखो तो मोलरिटी इक्वल क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, मोलरिटी इक्वल, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो ये चाई हो गया सॉल्वेंट इंटू MS माइनस M इंटू चाई सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा M। ठीक, इक्वल हो जाएगा D इंटू 1000 अपॉन क्या है आपका मोलरिटी। बस ये सॉल्व कर लीजिए आप, तो मोलरिटी इक्वल क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल इधर हो जाएगा D इंटू 1000, ठीक है, ये आपका इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई M हो जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा चाई सॉल्वेंट इंटू MS माइनस M चाई सॉल्यूट। तो ये बन गया हमारा रिलेशन बेटा। ठीक, ये क्या बन गया रिलेशन। देखो यहां पर हमें क्या था मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या मिल गया सॉल्यूट मिल गया। ठीक, डी क्या हमारे पास डेंसिटी है, ध्यान रखना यहां पर कैपिटल M जो हमारा है ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और स्मॉल m यहां पर जो है ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, बस समझ आ गई। देखो तो हमें फार्मूले की ज्यादा जरूरत पड़ती है, पर ये फार्मूले आए कैसे वो हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी होता है यहाँ 20 से हमको आंसर मिल सकता है, आसानी से सॉल्व हो सकता है, यहाँ तक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको जरूरी है हमें। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है रिलेशन बिटवीन वैल्यूम एंड नॉर्मलिटी और मोलरिटी, यानी नॉर्मलिटी और वैल्यूम में क्या रिलेशन होगा। एग्जांपल समझिए, अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें कोई सॉल्यूशन फिल है और इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कितनी N1, वैल्यूम कितना है V1। दो कंडीशन है, या तो मैं इसमें सॉलिड मिला दूं तो इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी नॉर्मलिटी और वैल्यूम दोनों क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, या मेरे पास दूसरा एक सॉल्यूशन उसको मिक्स कर दिया तब वहां पर क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी और सॉल्यूशन वैल्यूम क्या हो जाएगा चेंज होगा। तो देखो तो यहां पर ऐसे करने पर रिलेशन हमारे पास मिलता है नॉर्मलिटी के लिए, फॉर नॉर्मलिटी के रिलेशन क्या मिलेगा N1 V1 इक्वल क्या होता है N2 V2, ये है आपका। इसी तरह हमारे पास मोलरिटी रिलेशन क्या हो जाएगा M1 V1 इक्वल क्या हो जाएगा M2 V2। अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तब ये लिखेंगे, अगर हम दूसरा सोल्यूशन डालेंगे ठीक है तो वहां पर रिएक्शन होगी, रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन होंगी, नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, तो वहां पर फार्मूला क्या लगाएंगे M1 V1 अपॉन क्या हो जाएगा N1 इक्वल M2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा N2। इसकी और ज्यादा जरूरत हमें प्रैक्टिकल टाइम पड़ती है जब टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है,
तो रहेगा उसमें कहेगा इतने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन बनाइए और एक दूसरा सॉल्यूशन है उसके हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन की हेल्प से, यानी एक आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसकी आप नॉर्मलिटी या मोलरिटी पहले से आप जानते हो, आपको एक दूसरा सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और कहेगा इसकी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी बताइए या मोलरिटी बताना है या कंसंट्रेशन बताना है या स्ट्रेंथ बतानी है आपको। ठीक है, तो इन फार्मूले की हमको वहां पर जरूरत पड़ेगी। ओके, एक सबसे मेन बात आती है इस चैप्टर में, आपके बोर्ड लेवल जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपके कुछ इजी क्वेश्चन होंगे, कुछ कठिन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन होंगे। हार्ड कैसे हो जाते हैं, बस कंफ्यूजन होता है वहां पर आकर जहां यूनिट हमारी है। अगर हम यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं मालूम है तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाएंगे। आपने थ्योरी पढ़ी मोलरिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, या तो लीटर में होगा या तो एमएल में होगा। एमएल में हुआ तो आपने लीटर में चेंज कर दिया, लीटर में नहीं चेंज कर रहे हैं, फार्मूला अप्लाई कर दिया। पर अगर हमारा वॉल्यूम दिया हो, वो किस में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, डीएम क्यूब में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको इनको रिलेशन नहीं मालूम है तो निश्चित रूप से क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आप कुछ यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट याद कर लीजिए। 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml होता है, ये इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, और ये इक्वल होता है 1 डीएम क्यूब के। इसके बारे में फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में खूब पढ़ाया है। ठीक है, आप उसको देख लीजिए, वीडियो बड़ा है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल कितना होता है, ठीक 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ये इक्वल होता है 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, इक्वल होता है 10 की पावर 3 डीएम क्यूब, और इक्वल होता है 10 की पावर 3 लीटर, है ना। कुछ इधर है आपके, इनको आप देख लीजिए। 1 डेसीमीटर इक्वल कितना होता है, 10 की पावर -1 होती है। सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर -2 होता है। 1 mm इक्वल होता है 10 की पावर -3 होता है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -6 मीटर होता है। आप इन यूनिट को याद रखना है, इनसे एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, आप एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी वैल्यू दी हो उसमें यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं हमें, कि आपकी डीएम क्यूब में दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल क्या होता है, 1 डीएम क्यूब होता है। ठीक है, अगर 5 डीएम क्यूब दिया हुआ है, 5 डीएम क्यूब दिया है, इसका मतलब क्या है, 5 लीटर ही है। मतलब क्या हो गया, 5000 ml दिया है। आपको ये निकालना आना है, तब आप आंसर सही निकाल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।